नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक स्पेनिश साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है द लास्ट डेज। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म का आधार सर्वनाश के बाद के समाज में स्थापित है। एक रहस्यमय बीमारी के पूरी दुनिया में फैल जाने के बाद लोग बेहद एगोराफोबिक हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें बाहर का डर पैदा हो जाता है। ये बीमारी इतनी तेजी से अपनी चपेट में ले लेती है कि जो लोग बाहर होते हैं उनकी तुरंत मौत हो जाती है, जबकि बचे हुए लोग जहाँ हैं वहीं रहते हैं। इस बीमारी को खत्म हुए 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक इसका इलाज नहीं खोजा जा सका है। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। दुनिया तबाह हो गई है। मार्क नाम का एक कार्यालय कर्मचारी काम पर था जब महामारी ने कब्जा कर लिया। उसके बाद से अब तक वो अपनी पत्नी जूलिया के घर नहीं लौट पाए हैं। फिल्म की शुरुआत में मार्क भोजन के लिए अपने कार्यालय की इमारत के माध्यम से मैला ढोता है। उसके साथ उसके सहकर्मी भी अपने दिन बिताने में व्यस्त हैं, जैसा कि उनके पास अभी कई महीनों से है। वो फोन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ये काम नहीं करता है। खिड़की से शहर का नजारा हमें महामारी के कारण हुए विनाश को दर्शाता है। रोटी का टुकड़ा खाते हुए मार्क खाली सड़कों को देखता है। उसका सहयोगी उसे नीचे आने के लिए कहता है क्योंकि काम करने की उसकी बारी है। पिछले 1 महीने से वे एक सुरंग बना रहे हैं जिसका उपयोग वे स्थानों पर जाने के लिए कर सकते हैं क्योंकि वे बाहर नहीं चल सकते हैं। जैसे ही मार्क दीवार से टकराता है, वो उसमें एक छेद बनाता है और पता लगाता है कि दूसरा छोर एक मेट्रो सुरंग से मिलता है। बाद में सभी को राशन सामग्री दी जा रही है। लाइन में प्रतीक्षा करते हुए मार्क अपने पूर्व बॉस एनरिक को अपनी जेब में एक जीपीएस छिपाते हुए देखता है। जब वो उससे पूछता है कि जीपीएस क्या है, तो एनरिक ने मामले को खारिज कर दिया। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि महामारी से पहले मार्क एक कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। एक दिन एनरिक उसे कार्यालय में बुलाता है और उससे उस समय सीमा के बारे में पूछता है जो मार्क पहले चुक गया था। वो अगली बार पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होने पर मार्क को नौकरी से संभावित बर्खास्तगी की धमकी देता है। मार्क उस रात ओवरटाइम काम करता है और अपनी पत्नी जूलिया के कॉलों को अनदेखा करता है। वो देर से घर लौटता है ये देखने के लिए कि जूलिया पहले ही रात का खाना खा चुकी है। दंपति जल्द ही एक बच्चा पैदा करने की अपनी योजना के बारे में बात करते हैं। काम में परेशानी होने पर मार्क विषय को जल्दी नहीं करना चाहता, लेकिन जूलिया अधीर है। इस मामले को लेकर पूर्व में भी उनके बीच कई विवाद हो चुके हैं। रात में मार्क सो नहीं सकता है, इसलिए वो एक 16 वर्षीय किशोर के बारे में समाचार देखता है जो 6 महीने से अधिक समय तक अपने घर के अंदर रहने के बाद आत्महत्या कर लेता है। उन्हें गंभीर एगोराफोबिया था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया विश्वास नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। कार्यालय में अगले दिन हर कोई किशोर की दुखद मौत पर चर्चा करता है। मार्क ने देखा कि उसका एक साथी रोवेरा ने वही कपड़े पहने हैं जो उसने पिछले कुछ दिनों से पहने थे। ये लगभग ऐसा है जैसे वो घर नहीं लौटा है। उस समय मार्क को समझ में नहीं आया कि रोवेरा की समस्या क्या थी, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो वो इस बीमारी से संक्रमित होने वाले पहले लोगों में से एक थे। वर्तमान में मार्क और एनरिक के कार्यालय में गुप्त रूप से जीपीएस पर चर्चा कर रहे हैं। चूंकि फोन के जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया है, मार्क को अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए डिवाइस की जरूरत है। एनरिक ने मार्क से अनुरोध किया कि वे दूसरों को डिवाइस के बारे में न बताएं, अन्यथा वे संकट के समय में इसे चुरा लेंगे। मार्क ने खुलासा किया कि उसने पहले रोवेरा के स्वामित्व वाली आपूर्ति चुरा ली है। अपने दोनों उपकरणों का उपयोग करके वे साझेदारी कर सकते हैं और एक दूसरे को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। एनरिक को विला ओलंपिया जाने में भी मदद की जरूरत है, लेकिन वो अपने कारणों को निर्दिष्ट नहीं करता है। एनरिक ने शुरू में मार्क के विचार को खारिज कर दिया और उसके साथ साझेदारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मार्क ने उसे जूलिया की खोज में मदद करने के लिए ब्लैकमेल किया। दोनों मेट्रो सिस्टम में चले गए और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कुछ घंटों बाद वे मेट्रो स्टेशन पहुँचते हैं जो अब सैकड़ों लोगों का घर बन गया है। अचानक एक जेबक्त्रे ने एनरिक का सामान छीन लिया और भाग गया। वे उसका पीछा करते हैं और जेबक्त्रे के गिरोह के सदस्यों के साथ एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। ठग दोनों को घुटने टेक देते हैं, उनकी सारी आपूर्ति चोरी करना चाहते हैं। सौभाग्य से एनरिक और मार्क के लिए समय पर बिजली चली जाती है और वे ठगों के समूह पर हमला करते हैं। लड़ाई में एनरिक ने लीडर को मार डाला। हालांकि चिंता है कि एनरिक उसके बिना जारी रहेगा। मार्क को ये जानकर राहत मिली है कि वो अपनी साझेदारी जारी रखने के लिए तैयार है। एक और फ्लैशबैक हमें दिखाता है मार्क जो आ रहा है उससे अनजान कार्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा है। अपने रास्ते में वो अपने पड़ोसी के घर में प्रवेश करता है जो कि महीनों के दौरान जमा हुआ कचरा से भरा हुआ है। साफ है कि वो भी संक्रमित हो चुका है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। काम पर अधिकारियों को पता चलता है कि रोवेरा कई हफ्तों से अपने कार्यालय में रह रहा है। वे उसे इमारत से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो अपने जीवन के लिए भीख मांगता है। लोग सोचते हैं कि वो बहुत नाटकीय है, लेकिन जैसे ही उसे बाहर ले जाया जाता है उसे दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मार्क अपने सामान के माध्यम से जाता है और देखता है कि रोवेरा ने भोजन और अन्य आपूर्ति जमा कर ली है। रात में मार्क जूलिया को बताता है कि उनके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में उन्हें अभी पता नहीं है। घटनाएं मार्क को परेशान करती हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि वो उनके बारे में क्या कर सकता है। जूलिया उसे गले लगाती है, लेकिन मानती है कि वो बिना किसी कारण की चिंता कर रहा है।
वे सोने से पहले प्यार करते हैं। वर्तमान में वापस मार्क उसके सपने देखते हुए जागता है। वो चिंतित हो जाता है जब वो आसपास किसी को नहीं देखता है, लेकिन जब एनरिक उसके पास आता है तो वो राहत महसूस करता है। दोनों मेट्रो सुरंग के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मार्क पूछता है कि एनरिक विला ओलिम्पिया क्यों जाना चाहता है, लेकिन वो बातचीत को खारिज कर देता है। वो पूरी यात्रा के दौरान कई फलों के बीज भी इकट्ठा करता रहा है, जो मार्क को अजीब लगता है। कुछ मील चलने के बाद वे सीवर सिस्टम के लिए उद्घाटन पाते हैं। वे सीवर में कूद जाते हैं और उस इमारत में जाने के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं जिसमें मार्क रहता था। सीवर से बाहर निकलने के लिए उन्हें गैस सिलेंडर फूंकना होगा और जमीन में छेद करना होगा। वे पहले 2 प्रयासों को याद करते हैं, लेकिन अंततः विस्फोट करने में सक्षम होते हैं। मार्क अंत में अपने कमरे में जाता है, लेकिन देखता है कि उस पर एक अजीब आदमी का कब्जा है। पहले तो उसे लगता है कि आदमी ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है, लेकिन पता चला कि वो और उसका परिवार इमारत में काम कर रहे थे। जब वे संक्रमित हो गए तो वे घर नहीं लौट सके, इसलिए उन्होंने उनके अपार्टमेंट में शरण ली। जूलिया के बारे में पूछे जाने पर उनका दावा है कि जब वे अंदर आईं तो अपार्टमेंट खाली था। एनरिक रसोई के चारों ओर देखता है और पाता है कि परिवार ने पक्षियों को भोजन के लिए पकड़ा है। वो मकई की गुठली भी इकट्ठा करता है और अन्य बीजों के साथ बैग के अंदर रखता है। इस बीच मार्क को एक अस्पताल का पेपर मिलता है जिसमें जूलिया की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है। तब ये पता चलता है कि जब वे आखिरी बार मिले थे तब वो गर्भवती थी। हमें अभी तक एक और फ्लैशबैक दिखाया गया है जहां मार्क और जूलिया बीमारी के बारे में तेजी से फैलने वाली खबर देख रहे हैं। इस स्थिति को अब घबराहट के रूप में जाना जाता है और इसके कारण कई लोग पहले ही मर चुके हैं। जूलिया बच्चे पैदा करने के विषय को सामने लाती है और वे फिर से बहस में पड़ जाते हैं। काम पर जाते समय मार्क ने सड़कों पर ध्यान दिया और ट्रेन सामान्य से अधिक खाली थी। काम पर लोग भी खबरें सुन रहे हैं जहां विशेषज्ञ दावा करते हैं कि घबराहट का कारण सिर्फ सामूहिक उन्माद है। मार्क जूलिया के साथ बहस करने के लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन जब वो फोन करता है तो उसकी दोस्त एंड्रिया फोन उठाती है। जूलिया से बात करना चाहता है, वो घर जाने के लिए निकल जाता है। हालांकि जैसे ही वो बाहर कदम रखता है वो घबराकर जमीन पर गिर जाता है। मार्क भी इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। वो किसी तरह खुद को बिल्डिंग के अंदर खींच लेता है। वर्तमान में अचानक बारिश होने लगती है। एनरिक और मार्क एक पर्दे और बाल्टी की मदद से पानी इकट्ठा करते हैं। अपार्टमेंट में हर कोई ऐसा ही करता है। रात में दोनों जितना हो सके उतना सामान इकट्ठा करते हैं और अपने अगले गंतव्य के लिए निकल जाते हैं। मार्क उस मॉल में जाना चाहता है जिसमें जूलिया काम करती थी, लेकिन एनरिक का कहना है कि वे आगे विला ओलिम्पिया जा रहे हैं। क्योंकि वे उसके अपार्टमेंट भवन में पहुंच चुके हैं, वो अब मार्क के साथ नहीं जाना चाहता। वे एक मुट्ठी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जो लगभग तुरंत समाप्त हो जाती है जब वे गलती से फ्लैशलाइट तोड़ देते हैं। एनरिक ने तब खुलासा किया कि वो उस अस्पताल में जाना चाहता है जिसमें उसके पिता हैं। उसे खोजने के बाद वो मार्क को जीपीएस देने का वादा करता है, इसलिए वो सौदा स्वीकार करता है। दोनों यात्रा जारी रखते हैं और रात के अंत में एक परित्यक्त चर्च में समाप्त होते हैं। वे एक लाइटर ढूंढते हैं और एक आरामदायक रात की उम्मीद में आग जलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जंगली भालू द्वारा हमला किए जाने पर उनकी योजना बर्बाद हो जाती है। ये एनरिक पर हमला करता है और लगभग उसे मौत के घाट उतारने वाला है, लेकिन मार्क सही समय पर उसे मारने का प्रबंधन करता है। उसके बाद वे भालू का मांस पकाते हैं और उसे खा जाते हैं। जैसे ही वे खाते हैं वे महामारी से पहले अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। ये पता चला कि एनरिक का एकमात्र परिवार उसका पिता है जिसे वो बहुत प्यार करता है। जैसे जैसे वे एक दूसरे के बारे में अधिक जानने लगते हैं वे बंधन में बंधने लगते हैं। अगले दिन वे सीवर के माध्यम से अस्पताल तक की यात्रा जारी रखते हैं। अपने रास्ते में वे बचे लोगों के एक अन्य समूह से मिलते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने अस्पताल को जमीन पर जलाए जाने की अफवाहें सुनी हैं। एनरिक पागल हो गया और एक इमारत के शीर्ष पर चला गया। वहाँ एक कांच की खिड़की के माध्यम से वो देखता है कि अस्पताल वास्तव में जल गया है। चूंकि उनके पिता लकवाग्रस्त थे और 5वीं मंजिल पर थे, इसलिए उन्होंने अपने बचने की सभी उम्मीदें खो दी। प्यार या देखभाल करने वाला कोई नहीं होने के कारण एनरिक जीने की इच्छा खो देता है और खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसे बचा लेता है। एनरिक अब चाहता है कि मार्क अपने दम पर जूलिया की तलाश जारी रखे, यहाँ तक कि वो उस आदमी को अपने वीजों का थैला भी सौंप देता है, ये कहते हुए कि उसके बच्चे को भविष्य में उनकी आवश्यकता होगी। एक भावनात्मक अलविदा के बाद वे अलग हो जाते हैं और मार्क उस मॉल में जाता है जिसमें जूलिया काम करती थी। वो बिना किसी समस्या के मॉल पहुंचता है और उसे जमीन पर पड़े कई शव मिलते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। वो उस दुकान में प्रवेश करता है जिसमें जूलिया काम करती थी, केवल उसके मालिक को फर्श पर मृत पाया। सौभाग्य से उसके लिए जूलिया के दोस्त एंड्रिया ने एक नोट लिखा है जिसमें कहा गया है कि वे सुपरमार्केट में हैं। रास्ते में वो बचे लोगों के एक समूह से मिलता है। वे उसे अंदर जाने के लिए अनिच्छुक हैं, लेकिन वे ये देखने के लिए सहमत हैं कि जूलिया नाम का कोई व्यक्ति उनके समूह में है या नहीं। इससे पहले कि वे उसके पास वापस आ पाते एक प्रतिद्वंद्वी समूह उन पर हमला कर देता है। आगामी लड़ाई के कारण दोनों समूहों के अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। अराजकता के बीच मार्क एंड्रिया से मिलता है जो उसे बताती है कि मार्क के उस दिन कॉल समाप्त होने के बाद जूलिया स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड्रिया मलबे गिरने से मर जाती है।
उसके बाद एक आदमी मार्क पर हमला करता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन एनरिक सही समय पर आता है और उसे बचाता है। लेकिन इसके ठीक बाद एनरिक के सीने में छुरा घोंप दिया जाता है। वो मार्क से अपनी चोट छुपाता है और जूलिया को खोजने के लिए उसके साथ जुड़ने की पेशकश करता है। वे सुरंग के माध्यम से चलते हैं और एक सभागार में समाप्त होते हैं। मार्क इमारत की ऊपरी मंजिलों में से एक पर जाता है और जूलिया को खिड़की के माध्यम से विपरीत इमारत में देखता है। जूलिया भी उसे नोटिस करती है और बहुत खुश होती है। मार्क जल्दी से एनरिक को उसके बारे में बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे खून से लथपथ पाता है। एनरिक ने उसे जूलिया को खोजने और मरने से पहले खुशी से अपना जीवन जीने का आग्रह किया। अब जूलिया और मार्क दो विपरीत इमारतों के प्रवेश द्वार पर हैं। मार्क मौका लेता है और उससे मिलने के लिए सड़क पर दौड़ता है। उसका सिर हल्का हो जाता है और उसके कानों से खून बहने लगता है, लेकिन वो अंत में किसी तरह अपनी पत्नी तक पहुंचने में सफल हो जाता है। अंत में दोनों एक हो जाते हैं और एक दूसरे को खुशी के आंसू से देखते हैं। कुछ महीने बाद जूलिया एक स्वस्थ लड़के को जन्म देती है। वे उन बीजों का उपयोग करते हैं जो एनरिक ने मार्क को ग्रीन हाउस बनाने के लिए दिए थे। जैसे जैसे उनका बच्चा बड़ा होता है, वो बाहरी दुनिया में अपना पहला कदम रखता है और साबित करता है कि वो एगोराफोबिया से प्रतिरक्षित है। जब वो किशोर होता है तो उसकी उम्र के कई अन्य बच्चे उसे सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए लेने आते हैं। फिल्म तब समाप्त होती है जब मार्क और जूलिया अपने बेटे को अपने दोस्तों के समूह के साथ जाते हुए देखते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।